नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट रवि टांटा जी, जो देंगे आपको, मुझे और हम सबको कानूनी सलाह। रवि टांटा जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है सर। गुड टू सी यू। नमस्कार जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार। हर्ष जी धन्यवाद, दूरदर्शन का भी धन्यवाद जो मुझे ये मौका दिया। जी दर्शकों, आज हम एडवोकेट रवि टांटा जी से जानने वाले हैं कानून के दुरुपयोग के बारे में, यानी कि जो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होता है कि कानूनी प्रक्रिया का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है, उस बारे में हम रवि टांटा जी से विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, हम बात करते हैं कानून के दुरुपयोग की, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस की, तो ये जो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है, ये जो कानून का दुरुपयोग है, क्या ये सच में होता है, और अगर ये है तो कैसे इसको डिफ़ाइन किया गया है? हर्ष जी, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ जब से लीगल सिस्टम है तब से हो रहा है जी। सिर्फ फ़र्क ये है कि हमारे लीगल सिस्टम में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक फील्ड में ही लिमिटेड है। वो क्रिमिनल में भी है, सिविल में भी है, रेवेन्यू में भी है, यहाँ तक कि बहुत दुख से कहना पड़ता है पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी है जी। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने महत्वाकांक्षी जो उनकी चीज़ें होती हैं उसके लिए वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का भी जो है रूप ले लेते हैं जी। बट क्रिमिनल लॉ और कुछ स्पेसिफिक लॉ जैसे SC/ST एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इन सब में सबसे ज़्यादा जो है मिसयूज़ होता है प्रोसेस ऑफ लॉ का जी। सबसे ज़्यादा। जी सर, हम बातचीत कर रहे हैं अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस यानी कानून के दुरुपयोग की। आपने बोला कि कुछ कानूनों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसी गुंजाइश रहती है कि अब्यूज़ होता है, तो सर अब्यूज़ मतलब किस प्रकार से अब्यूज़ होगा? जब हम अब्यूज़ की बात कर रहे हैं तो क्या मतलब कि झूठा केस फाइल करने को हम अब्यूज़ कहेंगे, या झूठी गवाही, या कहीं ना कहीं सिस्टम को थोड़ा सा आप जिसको कहते हैं कि आप अनक्लीन हैंड से आ रहे, क्लीन हैंड से नहीं आ रहे? प्रोसेस अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ तो उस दिन से शुरू होगा जिस दिन कोई शिकायत या कोई केस दायर होता है। जी। अगर क्रिमिनल मैटर होगा, फौजदारी मुकदमा होगा, तो जिस दिन वो कंप्लेंट डाल दी है कंप्लेनेंट ने, उस दिन से वो अब्यूज़ शुरू हो गया। मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ज़मीनी विवाद है जी। ज़मीनी विवाद में या कोई महिला खड़ी हो जाएंगी, वो कहेंगी कि जी मुझ पे किसी तरह के कोई गलत हरकत करी गई, या वो SC/ST एक्ट है उसका वो फ़ायदा ले लेंगे कि जी हम पे इस तरह का केस डाल दिया गया है, या इस तरह के हमें जो है शब्द कहे गए हैं जातिवाचक। जी जी। तो वो अब्यूज़ की कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं हो सकती। अब्यूज़ का मतलब है कि झूठ पे जिसकी बुनियाद बनी हो वो अब्यूज़ में आ जाता है। और वो सिविल क्रिमिनल, मैं फिर कह रहा हूँ सिविल क्रिमिनल, हर तरह से वो अब्यूज़ है जी। तो रवि टांटा जी, मैं जानना चाहूँगा, हम कानून के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ये बहुत लेयर्स में भी ये अब्यूज़ हो सकती है। तो जब अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस हो रहा है, कानून का दुरुपयोग हो रहा है, तो उससे जो लिटिगेंट्स हैं उन्हें क्या नुकसान है, क्या नुकसान हमें झेलने पड़ते हैं? सबसे पहले तो नुकसान झेलना पड़ेगा जो पार्टी जिसके ऊपर अब्यूज़ हुआ है उस केस में। कोर्ट आना पड़ेगा, वकील करना पड़ेगा। पहले अगर क्रिमिनल केस होगा तो फौजदारी मुकदमा हुआ तो पुलिस के पास जाना पड़ेगा जी। पुलिस, हमें पता, आपको पता कैसे काम करती है पुलिस हमारे देश में। चलो कहीं ना कहीं शायद हमारे प्रदेश में उतना नहीं है भ्रष्टाचार पुलिस में, है पर उतना नहीं है, बट बाहर बहुत बुरा हाल है जी। फिर उसके बाद उस व्यक्ति को वकील करना पड़ेगा, खर्चा उठाना पड़ेगा, और साथ ही पूरे सिस्टम में फ़र्क कैसे पड़ेगा कि इस तरह के केसेस जो हैं वो पेंडेंसी बढ़ाएंगे, बर्डन जुडिशरी का कम नहीं होगा, और अल्टीमेटली पूरा सिस्टम सफ़र करेगा। क्योंकि जो एक फेयर लिटिगेंट है उसका केस वही आगे डेट लगेगी, क्योंकि हमें ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा दैट कि नंबर ऑफ जजेस हम अंडर एम्प्लॉयड हैं। अब वही जज, अगर उसके पास सही केसेस 20 लगने थे, अगर उसके पास 10 केस इस तरह के लग गए रोज के, तो 30 केस हो गए। वो निकाल भी नहीं सकता उन केसों को, क्योंकि जज ने सुनना है, क्योंकि जज का काम रेफरी का है, उसने तो दोनों पार्टी को सुनना है, दोनों पार्टी के बाद सुनने का उसने फैसला भी देना है जी। तो यही सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमारे जुडिशियल सिस्टम को कमज़ोर करती हैं। क्योंकि पार्टीज़ का विश्वास उठ जाता है कि कोर्ट में कोई सेटलमेंट नहीं होती जी। ये कारण है जी। सर, लिटिगेंट्स की जब हम बात करते हैं ना, चाहे वो पिटिशनर हो या रिस्पोंडेंट हो, अगर कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो क्या उनको, आपने जैसा जिक्र किया कि उनको लॉयर तो एंगेज करना पड़ेगा, उन्हें डेट्स में भी जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं एक फिजिकल पेन भी है, एक इकोनॉमिक पेन भी है, तो कहीं ना कहीं मेंटल एग्नी भी काफ़ी लोगों को होती है। जब आप मतलब आपके पास काफ़ी इस प्रकार के क्लाइंट्स आते होंगे जिनके ऊपर इस प्रकार से कोई मुकदमा कर दिया जाता है, या उन्हें कहीं ना कहीं पार्टी बना लिया जाता है, कोई झूठी शिकायत कर ली जाती है, तो क्या उनका क्या माइंडसेट रहता है, क्या वो फील करते हैं? सर, एक ही शब्द में कहूँगा, सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन, जिसे कहते हैं हमारे अगर हिंदी में कहें तो परेशानी। एक ऐसी परेशानी जिसका कोई मर्ज नहीं है। मर्ज सिर्फ एक है कि उन्हें हर डेट पे आना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, झूठी गवाहियाँ दूसरी पार्टी की सहनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी।
जो चीज़ मैं फिर कहता हूँ जिसकी बुनियाद ही झूठी है जी तो वो कहीं से भी सुख नहीं देगा, वो हमेशा दुख ही देगा। जी एक सच्चा आदमी है वो दुख में ही रहेगा। बट अनफॉर्चुनेट है, बट दिस इज़ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। हमारा सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। इसमें जो मैं एक चीज़ आप में ऐड करना चाहूँगा, जब तक हम अपना सिस्टम नहीं चेंज करेंगे, कैसे, जब तक लेजिस्लेचर कानून में संशोधन नहीं लाएगा, जो हम पुराने वही सन 1880 के 1910 के 1908 के कानूनों को जब संशोधित नहीं करेंगे, जब हम अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं करेंगे इस तरह के झूठे केसों का, तब तक ये चलता रहेगा। ये जो फ्रिकेन है, फ्रिकेन हिंदी में फ्रिकेन कहते हैं लिटिगेंट्स को, जो फ्रिकेन है वो सहते रहेंगे। एक फ्रिकेन मजा उठाएगा, दूसरा फ्रिकेन सहेगा। जी ये अब्यूज अल्टीमेटली सिस्टम पे ही डिपेंडेंट है। जी। तो सर क्या जुडिशरी भी अवगत है इन सब चीज़ों से कि कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग होता है, और जब जुडिशरी के साथ इस प्रकार से कोई एक खेल खेलने की कोशिश करता है तो जुडिशरी को कितना इफेक्ट पड़ता है इस सारे प्रोसेस से? जुडिशरी को सब पता होता है, बट आपने देखा होगा, शायद फिल्मों में भी देखा होगा कि वो एक जज की मूर्त, जज की जो देवी होती है, जस्टिस होती है, उसके हाथ में तराजू है जी, आंखों पे पट्टी है जी। अनफॉर्चुनेट वही एक ऐसी हर चीज़, एक कहते हैं ना, एक कड़वी सच्चाई है। जुडिशरी चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि हर कानून की एक एप्लीकेशन है, एक तरीका है लगाने का। अगर मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, किसी ने डोमेस्टिक घरेलू हिंसा का केस कर दिया जी, जज उसको आउटराइटली नहीं निकाल सकता है। अगर जज ने उसे आउटराइटली निकालना है केस को, या उसे खारिज करना है, तो उसे उस क्वांटम का या उस वैल्यू का उसमें कुछ लिखना पड़ेगा जी। बट फिर वहाँ आते हैं आपके दोनों तरफ की पार्टीज जो खड़ी हो जाती हैं। तो मैंने फिर कहा कि जज का काम एक रेफरी का है। बिल्कुल। तो जब तक सिस्टम, मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक हमारा कानून इवॉल्व नहीं होगा, जब तक हमारा कानून इंप्रूव नहीं होगा, ये अल्टीमेटली दिस विल कंटिन्यू एज इट हैज़ कंटिन्यूड फॉर लास्ट मेनी ईयर्स जी। और रवि टांटा जी, जैसा आपने जिक्र किया कि इंडिया में अभी भी मतलब इतना इवॉल्व नहीं हुआ सिस्टम, अगर आपको इस बारे में नॉलेज हो, क्या बाहर विदेशों में कानून के दुरुपयोग को, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस को क्या बहुत सीरियसली लिया जाता है? बाहर में जहाँ तक हम समझ सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा स्टूडेंट तो नहीं हूँ बाहर के कानून का, बट जितना हमने पढ़ा है या देखा है, या जो पुराना हमने पढ़ा है, क्योंकि अब्यूज़ का जो कानून की जो रेमेडी है वो हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, अगर मैं सिविल साइड से कहूँ आपको, और अगर क्रिमिनल साइड से कहूँगा तो हमारे इंडियन पीनल कोड में दोनों में प्रोविजन दे रखे हैं कि आप किस तरह से अपने ऊपर, जो अगर मान लीजिए किसी ने झूठी केस किया है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का भी एक जो है उसमें हमारे पास राइट है केस को लड़ने का। बाहर के देशों में उसमें अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली, क्योंकि यूट्यूब का ज़माना है, एक एम्बर हर्ड वर्सेस जॉनी डेप वाला केस था, हॉलीवुड कपल का केस देखा। एक छोटी सी स्टेटमेंट पे उस फीमेल की, क्योंकि उसने क्या किया, उसने एक इंटरिम डोमेस्टिक वायलेंस का सिर्फ ऑर्डर ले लिया अपने पति के खिलाफ झूठा केस डाल के, उसके बेस पे आई थिंक 20 या 30 मिलियन कुछ ऐसा अमाउंट है, अगर इंडियन रुपीस में जोड़ेंगे तो मुझे लगता है 250-300 करोड़ के आसपास का जो है 100 मिलियन। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ, जो भी है, तो इतना बड़ा जुर्माना लगा है। तो बिल्कुल जो बाहर के जो जुडिशियल सिस्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा आगे हैं अकाउंटेबिलिटी सेट करने में, और वो ये ज़रूर इंश्योर करता है सिस्टम, ये लिटिगेंट्स को बताता है कि अगर आप झूठ बोलेंगे आप अकाउंटेबल होंगे जी। तो कानून के दुरुपयोग को रवि टांटा जी कैसे हम रोक सकते हैं? आप इतने एक्सपीरियंस्ड लॉयर हैं, तो आज आप जब हमारे स्टूडियो में आए तो आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दीजिए, कुछ ट्रिक्स दीजिए कि कानून के दुरुपयोग को कैसे रोकें। अगर किसी के ऊपर कोई इस प्रकार स्थिति में फंस गया है जहाँ उसके ऊपर मुकदमा हो गया है, वो उस मुकदमे को लड़ रहा है, या कहीं ना कहीं कोई झूठी शिकायत है, या और भी कहीं कोई केस चल रहा है, वहाँ पे जो ऑपोजिट पार्टी है उसे डिले या ड्रैग ऑन करने, इस प्रकार की भी टैक्टिक्स हम देखते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कानून के दुरुपयोग को हम कैसे रोक सकते हैं लिटिगेंट्स? सर, कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए और उसको चलाने के लिए दोनों तरफ से आपको लॉयर्स पे डिपेंड होना पड़ता है जी। अब वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का अधिवक्ता आप एंगेज करते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मैं फिर रिपीट करूंगा कि जब तक लिटिगेशन चल रही है तब तक चांसेस बहुत कम है। वो रिलक्टेंस कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ हमारी जुडिशरी पे भी है, जो वो हाथ नहीं डालना चाहती। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ क्रिमिनल केसेस का जी। अगर आपका झूठा क्रिमिनल केस है, बहुत कम केसों में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि डिस्चार्ज होता है, यहाँ तक कि कॉशिंग्स भी होती हैं जी, क्योंकि कोर्ट्स को लगता है कि सिस्टम चल रहा है, चलने दीजिए। ये कहीं ना कहीं जो बॉल है वो कोर्ट के पलड़े में पड़ती है, ना कि लिटिगेंट्स के पलड़े में। बट अगेन मैं कह रहा हूं कि अनफॉर्चुनेट है कि मैक्सिमम केसेस में कोर्ट अपनी आंखें मूंद लेता है और कहता है कि जब एविडेंस आएगा तब देख लूंगा। तो अगर मैं कहूं कि इसकी कोई रेमेडी है, इसकी रेमेडी कोई नहीं। हाँ,
अब केस लड़िए, जीतिए, जीतने के बाद आपके पास ऑप्शन है डेफेमेशन का या मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस डाल। जी, अगर आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि जब आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहते हैं तो ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है क्या, मैलिस है क्या? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सबसे पहला इंग्रेडिएंट ये है कि किसी की शिकायत पे कोई केस दर्ज होना चाहिए या कोई तफ्तीश होनी चाहिए, और वो तफ्तीश के बाद मान लीजिए अगर वो तफ्तीश पे भी अगर केस रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, तब भी वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में आएगा। अगर उस तफ्तीश के होने के बाद केस दायर होता है, चार्जशीट होती है और वो केस ट्रायल लड़ता है और बरी होता है, वो तब भी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस कर सकता है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब हो गया झूठा फौजदारी मुकदमा चलाना। जी, तो वो आपका डेफेमेशन उसमें हो सकती है फाइल। उसमें डेफेमेशन फाइल होगी सरकार के खिलाफ, यानी कि स्टेट, जिस स्टेट रिप्रेजेंट करती है शिकायतकर्ता को, और आप शिकायतकर्ता को भी पार्टी बना सकते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में। तो आप उससे कुछ तो नहीं मांग सकते, जो आपने साल जायर करा वो तो वापस नहीं मांग सकते हो। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में आप क्वांटिफाई करते हो इन टर्म्स ऑफ मनी। आप कहते हो कि अब और कोई तरीका नहीं है, ये डैमेजेस मुझे दे, मैं क्वांटिफाई हो जाऊंगा। जी, तो आप फिर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस करते हो जिसमें आप पैसा मांगते हो कि आपने मुझे हर्जाना दीजिए, इतना हर्जाना दीजिए, आपकी वजह से मैंने ये झूठा केस सहा है। जी, तो ये हर्जाना क्या हम स्टेट से मांगेंगे या फिर जो कंप्लेनेंट होगा जिसके बयान पे एफआईआर दर्ज होती है? नहीं, ये इसमें हम स्टेट को सबसे पहले पार्टी बनाएंगे, क्योंकि जिस दिन एफआईआर दर्ज हो गई है उसके बाद जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है या पूरा मैकेनिज्म है इन्वेस्टिगेशन का, वो स्टेट के पलड़े में है। अगर स्टेट उस स्टेज पे, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे कह देती है कि नहीं बनता है केस, तब आप सिर्फ उस पार्टी को बनाएंगे। अगर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पे केस आगे नहीं बढ़ता है, चार्जशीट फाइल नहीं होती है और आपको क्लीन चिट मिल जाती है, बट जिस दिन चार्जशीट फाइल हो गई और केस लड़ना पड़ गया, तो स्टेट ने केस लड़ा है तो स्टेट भी पार्टी बनेगी, साथ में आप कंप्लेनेंट को भी पार्टी बना सकते हैं। जी, तो अक्सर कई बार हम रवि टांटा जी ये देखते हैं कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के केसेस लोग इतने ज़्यादा फाइल नहीं करते। अक्सर लोगों का ये टेंडेंसी भी रहती है लिटिगेंट्स की, और कहा यह जाता है कि लिटिगेंट्स से कहते हैं कि हमें इतने साल हमारे बर्बाद हुए, अब हम मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस डालेंगे तो 2-4 साल हमें और इसमें अपना टाइम देना पड़ेगा। तो इस तर्क से आप कितना सहमत हैं? ये बिल्कुल सही आपने कहा है कि यही एक तर्क है जो मैक्सिमम लिटिगेंट्स के दिमाग में रहता है, बट जागरूक लिटिगेंट और रिलक्टेंट लिटिगेंट, वो उसकी मेंटालिटी पे डिपेंड करेगा। जी, अगर लिटिगेंट जागरूक है और एडवाइस अगर उसे सही मिलती है तो वो केस लड़ेगा। बट सबसे बड़ा मैं बट लगा रहा हूं, क्यों बट इसलिए लगा रहा हूं, हमारे कोर्ट्स का हाथ इतना टाइट है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और डेफेमेशन के केसेस में कि ये जग जाहिर बात है कि हिंदुस्तान में एक नोशन है, कहावत है, ये सच्चाई नहीं है, कहावत है कि डेफेमेशन के केस या मैलिशियस के केस में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ समय बर्बाद होता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारे कोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, रिलक्टेंट है। वो अपना हाथ नहीं खोलते हैं, वो सोचते हैं कि ये समय की बर्बादी है, ये सिर्फ अपने पैसे निकालने के लिए केस किया है वकील साहब ने। ये मेंटालिटी है, ये माइंडसेट है, नॉट जनरल बट एक कॉमन मेंटालिटी है। तो जब तक कचहरी अपना हाथ नहीं खोलेगी, क्योंकि कानून में प्रावधान दिया है, कानून में प्रावधान है, आईपीसी में 499, 500 आईपीसी में प्रावधान है, अगर आप डेफेमेशन का प्रावधान है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का प्रावधान बकायदा जो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है आपका बहुत पुराना लॉ है, ये इतना पुराना लॉ है जिसमें आज भी अगर आप कानून साइट करते हैं, आपने देखा होगा कि हम कोर्ट में जाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट साइट करते हैं, हाई कोर्ट साइट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप यहां से आइडिया लगाइए कि अगर हमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कोई केस लड़ना है तो हमें क्वींस बेंच या किंग्स बेंच के केसेस साइट करने पड़ते हैं। इंडियन कोर्ट्स के कोई हमें आज़ादी के बाद की साइटेशन देखने को नहीं मिलेगी। जी, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है इस सिस्टम की। जी, रवि टांटा जी, कई बार लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई इस प्रकार से कोई फ्रिवलेस मुकदमा किया जा रहा है या कोई इस प्रकार से शिकायत की जा रही है, या आप कहीं ना कहीं पार्टी बन गए हैं किसी केस में, तो आप डेफेमेशन के केसेस फाइल कर सकते हैं। तो डेफेमेशन के केसेस फाइल करना क्या कहीं ना कहीं अब्यूज ऑफ प्रोसेस को रोकेगा? सर, डेफेमेशन हम केसेस में नहीं फाइल करेंगे, केसेस के लिए सिर्फ हम मैलिशियस प्रोसिक्यूशन फाइल करेंगे। जी, थोड़ा आपको अंतर बता दूं, फौजदारी अगर आपके ऊपर क्रिमिनल केस कोई डाला गया है, सिविल केस में कोई रेमेडी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सिविल लिटिगेशन में कोई डेफेमेशन नाम की रेमेडी आपके पास है ही नहीं। जी, सिर्फ क्रिमिनल केस में आपके ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की है, क्योंकि सिविल में भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जब आप क्रिमिनल प्रूव नहीं कर सकते तो सिविल तो बहुत मुश्किल है। डेफेमेशन प्रूव होगा जहां पे आपकी कोई स्टेटमेंट पब्लिक हुई है, या मान लीजिए अखबार में दे दिया, या आपने कहीं किसी पेपर में लिख के दे दिया, या कहीं लोगों के बीच या कहीं किसी मंच से आपने ऐसी कोई बात कह दी, डेफेमेशन वहां लगेगा, यहां नहीं लगेगा। यहां सिर्फ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन ही आपके पास एक औजार है या एक हथियार है अपने को कंपनसेट करने का। जी, तो कितने केसेस आप देख रहे हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के जो इफेक्टिवली हैंडल किए जाते हैं और लिटिगेंट्स को कहीं ना कहीं एक तरह से न्याय मिलता है? सर, आउट ऑफ एवरी 100
फ्रॉड केसेस सिर्फ 2 या 3 में ही केसेस फाइल होते हैं, वही वो जागरूक जो लिटिगेंट है वही फाइल करता है। जी, तो आप लिटिगेंट्स को क्या कहना चाहेंगे अगर वो इस प्रकार से इसमें फंस रहे हैं, तो कितना उनको मिलिशियस प्रोसिक्यूशन के केसेस डालने चाहिए, या जैसे आप डैमेजेस कह रहे हैं उसके केसेस डालने चाहिए? सर, अगर लिटिगेंट जागरूक है और अधिवक्ता जो उनके हैं वो उनमें वो काबिलियत है, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें ट्राई करना चाहिए। मैं ट्राई इसलिए कह रहा हूँ, मैं ब्रूटली ऑनेस्ट हूँ, मैं ट्राई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे कोर्ट्स बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हैं, या मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा कैजुअल हैं। उन्हें लगता है कि ये लिटिगेशन जो है सिर्फ समय काटने की लिटिगेशन है। क्योंकि आपने देखा होगा एम्बर हर्ड वाला, मैं फिर उस पर आऊँगा, एम्बर हर्ड वाला केस, क्योंकि वो लाइव टेलीकास्ट हुआ था। आप देख सकते थे कि वो किस तरह से केस उन्होंने बनाया और जीता। जी। हमारे यहाँ भी ऐसे ही केस बनते हैं और लड़े जाते हैं, बट जीत का जो एक जो लाइक कहते हैं ना फासला है, जो वो दीवार है, वो पार नहीं होती है, क्योंकि कोर्ट को लगता है कि they don't take it seriously, जी, to be very honest, with all due respect to the courts। जी, रवि टांडा जी, जो भी कोई अभी आपको देख रहा है दूरदर्शन के इस चैनल पे, वो अगर ये जानना आपसे चाहेगा कि अगर किसी इंसान के ऊपर फ्रिवलेस लिटिगेशन की जा रही है, तो सबसे पहला कदम, जो सबसे पहले चीज़ उन्हें करनी चाहिए, वो क्या करनी चाहिए? सर, जिस दिन आपके ऊपर केस दायर हो जाता है, आप जो आपकी अप्रोच में हो एक अच्छे वकील को कंसल्ट करें सबसे पहले। जी। क्योंकि होता क्या है, अगर मैं क्रिमिनल की बात करता हूँ, क्योंकि सिविल केस का तो पता तब लगेगा आपको जब कोर्ट में फाइल होगा, कंप्लेंट में सिर्फ क्रिमिनल केस आता है। तो जिस दिन आपको पता लग गया कि आपके ऊपर किसी झूठे केस के ऊपर आप पे केस डाल दिया गया है, फौजदारी मुकदमा डाल दिया गया है, आप एक अपना अच्छे अधिवक्ता के पास जाएं और अधिवक्ता की कंसल्टेशन के हिसाब से ही आगे प्रोसीड करें। जी। तो सर, अक्सर लोग ये जानना चाहेंगे, और ये बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है और दर्शक भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, कि अधिवक्ता, अच्छे अधिवक्ता को हम कैसे पहचानें? क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग ज़्यादातर अपने किसी रिलेटिव को या किसी जान पहचान वाले के रिकमेंडेशन पे जाते हैं, बट आपको क्या लगता है कि मतलब एक अच्छे अधिवक्ता को हम कैसे पहचान सकते हैं, और क्या क्वालिटीज़ एक लॉयर में होनी चाहिए अगर आपको इस प्रकार के फौजदारी मुकदमों से बाहर निकलना है, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस या जो कानून का दुरुपयोग है, इससे बाहर निकलना है? सर, ये मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है आंसर करना, क्योंकि मैं खुद भी एक अधिवक्ता हूँ और सब साथी अधिवक्ता है। मेरा मानना है कि सभी अच्छे अधिवक्ता हैं, बट अगर लिटिगेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिटिगेंट की अपनी रिसर्च या लिटिगेंट को कहते हैं ना कि, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आप सुपरमार्केट में जाओ, आप ब्रांड ढूंढोगे जी। अगर 10 चीजें हैं, 10 चिप्स के पैकेट है, आप एक ब्रांड ढूंढोगे, एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए जाओगे, सेम प्रिंसिपल विल अप्लाई हेयर। वो चीज मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी यहाँ डिफाइन करनी, क्योंकि मैं अधिवक्ता है, अच्छा बुरा जो है वो उसको लोग जो एंगेज करते हैं वो बनाते हैं जी। तो वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो लिटिगेंट्स हैं उनको भी काफ़ी अवेयर रहना चाहिए, काफ़ी जागरूक रहना चाहिए और काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए अगर इस प्रकार से कहीं आप अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस में फंस रहे हैं? बिल्कुल, उन्हें रिसर्च करनी चाहिए, उन्हें पता करना चाहिए। रिसर्च इन द सेंस कि वो जाके पूछे मार्केट में, किसी के बोलने पे ना जाए, अपनी रिसर्च पे जाए, पता लगे कि हाँ ये आदमी कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। ऐसा भी नहीं है कि वो हर एक के पास जाएं, बट थोड़ा सा कहते हैं जागरूक लिटिगेंट, जो मैं बार बार शब्द यूज कर रहा हूँ, तो वो उसी बेस पे हो सकता है। अदरवाइज इसका कोई एक फॉर्मूला नहीं है कि किसके पास जाएं किसके पास ना जाएं। बाकी कुछ कहते हैं कि ये मुकद्दर की लकीर है, बिल्कुल, ये हर जगह चलती है, बिल्कुल, तो ये इस हमारी फील्ड में भी चलती है, बिल्कुल, हर केस में, बिल्कुल। रवि टांडा जी, कई बार हम ये भी देखते हैं कि जब हम कोई सिविल केस देखें या क्रिमिनल केस देखें, जब हम कानून के दुरुपयोग की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा दुरुपयोग तो तब होता है कि जब एविडेंस पे केस आता है और कहीं ना कहीं फॉल्स एविडेंस टेंडर किए जाते हैं। तो क्या इस चीज़ को रोकने के लिए भी कोई रेमेडी है? सर, बिल्कुल है जी। कोर्ट में फॉल्स एविडेंस देने का जो पीनल प्रावधान है वो 195 में है आईपीसी में, और जो उसको चलाने का प्रोसीजर है वो सेक्शन 340 सीआरपीसी में दे रखा है जी, जिसे परजरी कहते हैं। आपने सुना होगा, परजरी एक है जी। बट अगेन फिर मैं उसी अपने पुराने रेटोरिक पे वापस आ जाऊंगा कि अनफॉर्चुनेटली perjury is not even 0.001% of the litigation that is filed in our country। क्योंकि उसके लिए फिर से मैं कहूँगा कि सोया हुआ जुडिशरी, रिलक्टेंस ऑन पार्ट ऑफ जुडिशरी, और कहीं ना कहीं रिलक्टेंस ऑन पार्ट ऑफ द एडवोकेट्स या जो अधिवक्ता हैं, वो काम नहीं कर सकती है। कुछ केसों में होती है, बट लोगों को कोर्ट्स जो हैं अब कन्वीनियंस की जगह बन गई हैं। यू मस्ट हैव सीन कि गॉसिप के लिए आप कैफेज में बैठते हो, अब कई जगह ऐसा हो गया कि गॉसिप करने के लिए आप कोर्ट में पहुंच जाते हो और कटघरे में आके जो मन का है वो बोल के चले जाते हो जी। और कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं है जी। जबकि कानून में प्रावधान दिया गया है
जी, अगर आप हमें हमारे दर्शकों को बताएं, जब आप पर्जरी की बात करते हैं, आप बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति झूठा एविडेंस टेंडर कर रहा है कोर्ट में, कोर्ट के समक्ष वो एक कोर्ट में कुछ और गवाही दे रहा है, दूसरे कोर्ट में कुछ और गवाही दे रहा है और वो ऑन रिकॉर्ड आ रही है, ऑन ओथ हो रही है वो, तो ऐसे मामलों में सज़ा का क्या प्रावधान है? क्या कोई सज़ा दी जाती है, कोई डैमेजेस हैं? सर बिल्कुल, 195 में आपका पीनल प्रोविजन है, बाकायदा उसमें सज़ा है। 195 आईपीसी में बाकायदा पीनल प्रोविजन है जिसमें सज़ा का भी प्रावधान दिया गया है। और कोर्ट सो मोटो भी उस चीज के ऊपर नोट ले सकते हैं जिस कोर्ट में झूठ बोला गया है या जिस कोर्ट में दूसरी स्टेटमेंट दी गई है। दोनों ही कोर्ट्स के पास पावर है कॉग्निजेंस लेने की और उसको रिमांड बैक करने की सबॉर्डिनेट कोर्ट को कि आप आइए, ये झूठ पाया गया है, इस झूठ पे आप जो है पर्जरी का केस चलाइए। पूरा प्रावधान है, सजा का प्रावधान है। पर क्योंकि पर्जरी का इस्तेमाल या पर्जरी के ऊपर कानून सख्त नहीं है, इसीलिए अब्यूज ऑफ प्रोसेस में लोग फर्जी केस डालते हैं, फिर फर्जी स्टेटमेंट्स देते हैं और उसके बाद कई जगह कई केसों में अनफॉर्चुनेटली फर्जी फैसले भी ले जाते हैं। जी, दिस इज अनफॉर्चुनेट कि झूठ की बुनियाद पे बनी हुई चीज़ आखिर तक झूठ पे रहती है। जी, और ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि लोग झूठे एविडेंस को भी टेंडर करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा रवि टांटा जी कि जब हम बात कर रहे हैं कि अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस को हम रोकें, कानून के दुरुपयोग को हम रोकें, तो क्या हम हायर कोर्ट्स में अप्रोच कर सकते हैं? जब भी कोई फौजदारी का मुकदमा हो रहा है, कोई FIR हो रही है, तो हम क्या हायर कोर्ट में जाके अप्रोच करें कि अगर ये FIR कन्वर्ट होकर केस में आएगी तो इतना समय इसमें बर्बाद होगा? एक व्यक्ति को एक मेंटल ऑर्डियल भी होती है, क्योंकि कोर्ट कचहरी जाना कोई एक अच्छी चीज़ तो नहीं है एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लॉस भी होगा, मेंटल स्ट्रेस भी होगा और कहीं ना कहीं समाज में भी उसकी कहीं ना कहीं बेइज्जती हो सकती है। तो ऐसे मामले में क्या आप डायरेक्ट हायर कोर्ट्स में जाके अप्रोच करें और उसको क्वाश करवा दें? सर बिल्कुल प्रावधान है, दोनों जगह प्रावधान है। आप उसी कोर्ट में डिस्चार्ज भी मांग सकते हैं और हाई कोर्ट में जाके क्वाशिंग भी मांग सकते हैं। बट फिर से मैं उसी अपने पुराने उस पर आऊँगा जो आपको बताया था हर्ष जी मैंने कि हमारा जो कानून का सिस्टम है वही अंग्रेज़ों का चला रखा है। हमारे कानून में प्रावधान है कि जो पुलिस ने चालान पेश किया है आप उसके अलावा कोई कागज देखेंगे ही नहीं। ये कोर्ट को डायरेक्शन है जो स्टैट्यूट में है, कानून में है। तो अगर पुलिस ने केस ही झूठ पे बनाया है, उसके बाहर कोई कागज देखेंगे नहीं, कैसे डिस्चार्ज होंगे? और कॉशिंग में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। वो कहते हैं नीचे जाके आप डिस्चार्ज लीजिए, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण भी है। मैं जुडिशरी को नहीं गलत कह रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा कारण हाईकोर्ट में है कि ओवर पेंडेंसी ऑफ केसेस एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर्स। हमारे पास जजेस ही पर्याप्त नहीं है। एक जज इंसान है, दिन के वो 150-200 केस कैसे निकाल देगा इफेक्टिवली? जी। तो कहीं ना कहीं ये सारा का सारा सिस्टम, जो मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें जब तक सिस्टम हमारा अपग्रेड नहीं होगा, ये अब्यूज नहीं रुकेगा। जी, और सर कई बार हम ये भी देखते हैं कि लोग जब झूठे मुकदमे से बाहर निकलते हैं तो कई बार वजह ये भी रहती है, कारण ये भी रहती है कि वो मलिशियस प्रोसिक्यूशन या डैमेजेस या पर्जरी, जो आप कह रहे हैं कि पर्जरी की शिकायत हो, इन सब चीज़ों में वो इसलिए नहीं फंसना चाहते कि उनको लगता है कि इसमें भी पैसे लगेगा। तो क्या कहीं ना कहीं फ्री लीगल एड भी एक ऑल्टरनेट बन सकता है कि आप फ्री लीगल एड काउंसिल हायर करें और कहीं ना कहीं अगर आपके साथ कुछ गलत किया जा रहा है तो आप उस अन्याय को ना सहें और कम से कम कोर्ट के समक्ष लाएं तो सही कि आपके साथ इतना बुरा हुआ है? सर बिल्कुल लीगल सर्विसेज हमारे यहाँ पे हैं और वो फ्री लीगल एड देती भी हैं। बट मैं फिर वही बात आपसे फिर कहूँगा कि लीगल एड में आप चले भी जाएं, केस भी फाइल हो जाए, सब कुछ हो, बट डिसाइड तो उन्हीं जज साहब ने करना है जिन्होंने पैसे दे हुए वकील से भी करवाना है। अल्टीमेटली कहते हैं ना कि हम गोल चक्कर काट के वहीं आके खड़े हो जाते हैं जी, कि आप जो मर्जी कर लीजिए, जब तक सिस्टम इम्प्रूव नहीं होगा हर्ष जी, ये कंटिन्यू होता रहेगा जी। वी हैव टू चेंज दिस सिस्टम, और सिस्टम चेंज करने की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर की है जी। लेजिस्लेचर चेंज करेगा, जुडिशरी अडॉप्ट करेगी जी। और मैं ये जानना चाहूँगा, जब हम केसेस की बात करते हैं तो सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस कितना समय इनमें लगता है अगर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं इनमें से किसी एक केस में आ रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है? सर कोई सेट टाइमलाइन तो इम्पॉसिबल है। उसका भी कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स, ओवर बर्डनिंग ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर्स, दो सबसे बड़े कारण हैं। तीसरा हमारा एंडेवर रहता है एज लॉयर्स कि जल्दी से जल्दी केस निपटाएं। मैं ट्रायल कोर्ट की बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट में तो वैसे ही ओवर बर्डनड है। ट्रायल कोर्ट में जल्दी निपटाने के लिए अगर आप अंडर ट्रायल हो, अगर मान लीजिए सजा याफ्ता कस्टडी में हो, तो कहीं ना कहीं कोर्ट्स का रहता है कि वो जल्दी केस को निपटाएं। पूरी कोशिश करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, बट यूजुअली अगर मैं कोई टाइम फ्रेम सेट करूं तो आप लेके चलिए कि एक पार्टी या एक फ्रीकेन को एक मुकदमा निपटाने में, सिविल मैटर में 5 से 7 साल एक कोर्ट में सिर्फ। और क्रिमिनल कुछ जगह हमने देखा है 3 साल में हो जाते हैं, बट मेरी अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से 4 से 5 साल उसमें भी लग जाते हैं अगर आप जेल में बंद नहीं है तब जी। अगर आप जेल में बंद हो तो साल, 1.25 साल में हो जाता है केस खत्म
जी, तो त्वरित न्याय की जब हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भी एक एस्पेक्ट आ सकता है जब हम बात कर रहे हैं कानून के दुरुपयोग की, तो जब हमारा केस चल रहा है तो हम त्वरित न्याय कैसे प्राप्त कर लें, हम इस चीज़ को स्पीड अप कैसे करें? कि अक्सर हम ये देखते हैं कि चाहे आप डेट्स काफ़ी ज़्यादा दी जाती है, तो इसको हम कैसे शॉर्टन अप करें? हर्ष जी, शॉर्टन अप होने के लिए फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको एक तो नंबर ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स बढ़ाना पड़ेगा सबसे पहले तो, खासकर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी और हाई कोर्ट की जुडिशरी में भी जी। और जो कोविड के बाद का इम्पैक्ट है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने 2 साल तक काम ही नहीं किया है। हाई कोर्ट फिर भी ऑनलाइन काम कर रहा था, बट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने काम नहीं किया है। जी। तो जो 2 साल कोविड आया है उससे केस 8 साल लेट हो गए हैं। बिल्कुल। क्योंकि उसका एक वो कहते हैं ना आपका कोलैटरल डैमेज जो हुआ या जो एक आपका जो रिपल इफेक्ट है वो ये पड़ा है। जी। तो हमें अल्टीमेटली जो वर्क फोर्स है जुडिशियल ऑफिसर्स की वो बढ़ानी पड़ेगी, वही एक तरीका है, क्योंकि डिसाइड अल्टीमेटली जज ने करना है। बिल्कुल। तो रवि टांटा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, कानून के दुरुपयोग के बारे में आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी अवेयर किया, और कहीं ना कहीं अगर जो लिटिगेंट्स हैं वही कदम उठाएंगे तभी कानून के दुरुपयोग को हम रोक सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू हर्ष जी, समय दिया आपने, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।